Welcome to Bind EduTech, and we are continuing to discuss some of the important question answers related to the chapter Should Wizard Hit Mommy? ये चैप्टर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे और क्वेश्चन आंसर वैसे तो जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो एक अलग अलग कैटेगरी का है। जैसे 2 मार्क्स का आया तो उसके वर्ड लिमिट के अनुसार लिखना होगा, है ना। 4 मार्क्स का आया तो उसके वर्ड लिमिट के अनुसार लिखना होगा। 5 मार्क्स का आया तो उसके वर्ड लिमिट के अनुसार लिखना होगा। तो ये तो डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त, आंसर डिस्कस करते वक्त क्वेश्चन आंसर्स को मैं हर बार आपको ये बताता हूँ कि अगर यही क्वेश्चन को कम नंबर में या ज़्यादा नंबर में पूछे तो कहाँ और क्या ऐड करना होगा उस आंसर में, और वो चीज़ ऐड करने वाली चीज़ जगह वही लोग समझ पाएंगे जो इस चैप्टर को टेक्स्ट बुक से वर्ड बाय वर्ड पढ़े होंगे, मीनिंग्स समझते होंगे, कहानी उनके मन में बिल्कुल फिट होगा, रिजर्व्ड एकदम। तो वो लोग तुरंत समझ जाएंगे कि सर क्या जोड़ने बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग अगर पढ़े भी हैं या अधूरा पढ़े हैं, कहीं एब्सेंट हो गए या नहीं पढ़े हैं, और पढ़े भी हैं तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट आप नहीं पढ़े हैं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं बताता हूँ कि आपको जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं मेरे चैप्टर का, लेक्चर नंबर 1 से कोई भी चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है वो आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और जहाँ तक भी गया हो जिसमें मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया हो, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस, ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं पढ़ने के बावजूद, कहीं और पढ़ने के बावजूद, तो आपको वो वीडियोस देखने चाहिए, ठीक है। तरीका भी मैं हर बार हर बार मैंने बताया है कि मेरे वीडियोस देखने का तरीका क्या होना चाहिए आपको, कि 3 वीडियो मेरा एक क्लास समझ के देखना है। 3 वीडियो एक क्लास समझ के, जैसे स्कूल में क्लास करते हो, कॉलेज में क्लास करते हो एक क्लास, तो मेरा 3 वीडियोस इज इक्वल टू 1 क्लास। ये थ्योरी लेके चलो। और उस तरह से मान लो अगर मैंने 30 वीडियोस बनाए हैं एक्सप्लेनेशन में तो कितने क्लास हुए? 10 क्लास हुए। अब तुम अगर वीडियो के नंबर से देखोगे कि क्या मतलब हम लोग ये कहानी जितना है किताब में, इसमें 30 ठो वीडियो बनाने का ज़रूरत तो नहीं है, चैप्टर इतना लंबा तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगेगा, एकदम नेचुरली लगेगा, लेकिन जब आप वीडियोस का लेंथ देखिएगा और वीडियोस को एक बार आप सुनना समझना शुरू कीजिएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि हमको 30 वीडियोस नहीं इसको समझना है, 10 क्लासेस समझना है, कि ये चैप्टर हमको सर 10 क्लास में लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझा दे रहे हैं 10 क्लास में, अगर 30 वीडियोस में है। वैसे ही अगर मान लो कि 45 वीडियोस का कोई क्लास का एक्सप्लेनेशन गया हुआ है, ऐसा भी है कि किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 45वां लेक्चर तक गया है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक का। तो आप उसको अगर ये समझिएगा कि हमको 45 ठो वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको भारी लगेगा, बोझ लगेगा। उसके जगह पर ये सोचिए डिवाइडेड बाय 3, 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 15, मतलब कितना क्लास आपको पढ़ना है? 15 क्लास में आपको मैंने वो चैप्टर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन
वर्ड मीनिंग्स के साथ हर तरीके से आपको मैंने 15 क्लास में वो चैप्टर समझा दिया, अगर 45 वीडियो में एक्सप्लेनेशन में लिए हैं तो एक्सप्लेनेशन, नंबर ऑफ वीडियोज़ इन एक्सप्लेनेशन, ये देख करके कभी नहीं घबराना, ठीक है, क्योंकि वो क्लास 3 वीडियो एक क्लास के बराबर है लेंथ में, और इंफॉर्मेशन वाइज भी कि 3 वीडियो आपको एक क्लास समझ करके देखना है एक सिटिंग में। तो 15 क्लास में अगर कोई चैप्टर ख़त्म हुआ है वर्ड बाय वर्ड, और हर वर्ड का मीनिंग आपको समझाया जाए और रिलेट करके बताया जाए, तो उतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग अपना लेवल ऊपर करना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे वो हैं अभी। अगर क्लास 10th में 11th में आप जस्ट पास वाला कैटेगरी में हैं, ठीक है, 33, 35, 40 नंबर आपको आता है अंग्रेज़ी में, और आप अगर मेरे वीडियोस को, एक्सप्लेनेशन वीडियोस को मैं जैसे देखने बोल रहा हूँ, अगर आप उस तरह से देखिएगा एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो 40 नंबर वाले बच्चे को मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि एक ग्रेड ऊपर हो जाएंगे वो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियोस देखने के बाद। मतलब 40 से वो ना 60 के कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी 60 ला रहे हैं कि सर हमको इंग्लिश में 60 आ रहा है, तो वो लोग भी अगर ये वीडियो देखें तो उनका मार्क्स भी 60 से बढ़ करके 75 प्लस में जाएगा। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल रहा है कि सर हम 75 प्लस का कैटेगरी के हम स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में 75 हमको आता है सर, वो स्टूडेंट्स को भी मैं ये वीडियोस, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने का सलाह दूंगा। और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख करके तुम लोग तय खुद करना, अगर कि जो 75% जानकारी वाले स्टूडेंट हैं ऑलरेडी पहले से, वो लोग तय करना कि तुम्हारा जानकारी 75 से ऊपर गया या नहीं गया, ये तुम लोग को खुद को तय कर लेना। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप फोकस और डेडिकेशन के साथ मेरे बताए हुए तरीके से 3 वीडियोस को एक क्लास समझ करके और चैप्टर को समझिए, देखिए, सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो लेक्चर्स में, एक्सप्लेनेशन में, आप अगर ऐसा करते हैं तो 75 नंबर वाले बच्चे जो हैं और उसके ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो 90s में भी जा सकते हैं। मतलब 91, 92, 93, 94, 95 नंबर भी ला सकते हैं। हर ग्रेड के स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। बस मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहे जितना भी लेक्चर बना हो, देखो, एक बार सुनो, पढ़ो, समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये कर लिया ईमानदारी से, अपने ईमानदारी से, तो तुमको खुद में महसूस हो जाएगा कि तुम चैप्टर के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हो। ये कॉन्फिडेंस आना जब स्टूडेंट में शुरू हो जाए तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। अगर मान लो शुड विजार्ड हिट मॉमी, ये चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं, अगर ये तुम लोग पढ़ लिया है, ठीक है, कहीं से भी पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, ट्यूशन में पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो फिर अपने आप को जांचो, टेस्ट करो कि तुमको जो पढ़ाया गया जहाँ भी, क्या उसमें कुछ बातें छूट तो नहीं गई। MCQs जो मैं डिस्कस करता हूँ उनको सॉल्व करके देखो। जो क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ
अगर तुम कहीं पढ़ चुके हो और तुमको लगता है कि तुम शुड विजार्ड हिट मॉमी नाम का चैप्टर का पूरा इन्फॉर्मेशन रखते हो, तो फिर मेरे MCQs और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये इन वीडियोस को देखो, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम सचमुच में पूरा जानकारी इस चैप्टर का लिया है या नहीं, खुद डिसाइड कर लोगे। तो हम लोग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 पे हैं, ठीक है। 13 तक हम लोगों ने कर लिया था चैप्टर में, 14 तक हैं। AC का बटन दीजिएगा थोड़ा, हाँ उधर से उधर से। सॉरी फॉर अ लिटिल इनकन्वीनियंस, गर्मी काफ़ी है अभी और AC की ज़रूरत बहुत ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज़रूरत हो गया है AC का। विदाउट AC अब पढ़ाना संभव नहीं हो पाता, इतना एग्जॉस्ट कर जाते हैं, थक जाते हैं विदाउट AC में। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में थे, 14th में थे। 14th में पूछा कि वाई वॉज रॉजर स्कंक्स मॉमी एंग्री। रॉजर स्कंक की मदर किस बात पर गुस्सा हुई थी। अब ये तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है ना, कुछ स्पेशल समझने का या मतलब इसको कोई दूसरे तरीके से पूछने का, ठीक है। ये एकदम सिंपल है कि जब रॉजर स्कंक अपने गुलाब वाले स्मेल के साथ, रोजेस वाले स्मेल के साथ जब अपने घर गया था, जहाँ से जैक कहानी में ट्विस्ट लाता है, तो ट्विस्ट यही था ना कि रॉजर की मम्मी को, मतलब मदर रॉजर को, मदर स्कंक को अपने बेटे का वो जो गुलाब वाला खुशबू है वो बदबूदार लगता है। यहीं से ट्विस्ट लाया था, जहाँ से जो का अटेंशन फिर से कहानी पे आ गया कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं आप, और एक बड़ा सा व्हाट बोली थी वो, और उठ करके बैठ गई थी कि क्या बोल रहे हैं पापा आप, कि मदर स्कंक को अपने बेटे का गुलाब वाला स्मेल बदबूदार लग रहा था। तो जैक ने कंटिन्यू किया था फिर वहाँ से स्टोरी कि हाँ, जैसे ही रॉजर स्कंक पहुँचा अपने गुलाब वाले खुशबू के साथ घर, तो उसकी मम्मी ने उससे कहा कि ये क्या, कौन सी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से रॉजर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक में। उसकी मम्मी को वो स्मेल बदबूदार लग रहा था। तो रॉजर स्कंक बोलता है कि मम्मी इट्स मी, बोलता है कि मम्मी ये स्मेल जो है ये मेरे से आ रहा है, एंड आई एम स्मेलिंग लाइक रोजेज। मैं गुलाबों जैसा, मतलब गुलाबों वाली खुशबू मेरे से आ रही है, और आप इसको बदबूदार क्यों कह रही हैं, रॉजर स्कंक बताता है। और इधर जब जैक ये बात जो को बताता है, तो जो भी बहुत अचंभित रह जाती है कि ये क्या हुआ। रॉजर स्कंक का जो बैड स्मेल था, जिसके वजह से उसके फ्रेंड्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे, अकेला रहता था बेचारा, रोता था, लोनलीनेस में रहता था, तो उसने अपना चेंज जा करके कराया स्मेल विजार्ड से। अब वो रोजेस वाला स्मेल जो है वो उसकी माँ को बदबूदार लगा।
और उसकी माँ गुस्सा करती है ये जान करके कि रॉजर ने अपना स्मेल चेंज करवाया। ये बात मदर स्कंक को खुशी नहीं देता बल्कि एंग्री होती है। तो सवाल यहाँ ये भी पूछ सकता है आपसे कि जब रॉजर स्कंक अपने नए स्मेल के साथ घर जाता है तो रॉजर की मॉमी जो है उनका रिएक्शन क्या है, ये भी पूछ सकता है। सेम आंसर रहेगा ना। What was Roger's mommy's reaction when Roger skunk returned home after playing with other creatures and with the smell of roses? वे happily, रॉजर तो बहुत खुशी खुशी आया था अपने घर, लेकिन यहाँ तो एक कहानी में ट्विस्ट आ गया कि मदर को रॉजर का गुलाब वाला खुशबू बदबूदार लग रहा है और वो रॉजर से पूछती है कि ये तुम्हारा स्मेल किसने चेंज किया। रॉजर बताता है कि विजार्ड ने चेंज किया और रॉजर की मम्मी जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती है इस बात पर। मतलब कि रॉजर की मम्मी क्यों गुस्सा हुई गुलाब वाले स्मेल से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या प्रॉब्लम था रॉजर की मम्मी को रोजेस वाले स्मेल से, जिस स्मेल के वजह से उसके बेटे को बहुत सारे दोस्त मिले थे, जिस स्मेल के वजह से उसके बेटे को बाकी क्रिएचर्स ने एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था बाकी क्रिएचर्स ने, और वो लोग दिन भर खेले थे। तो आखिर वो रोज़ मॉमी को एंग्री क्यों कर दिया? रोजेस वाला स्मेल, मम्मी क्यों एंग्री हुई, ये पूछेगा किसी भी तरीके से कि उसका नया स्मेल जो था रोजेस वाला, उस स्मेल को लेकर के जब वो गया अपने घर तो उसकी मम्मी का क्या रिएक्शन था। तो आंसर क्या दोगे? रॉजर स्कंक्स मम्मी वॉज एंग्री। पहला रिएक्शन तो ये कि रॉजर स्कंक की मम्मी उसका रोजेस वाला स्मेल पा करके, जान करके और बहुत गुस्सा हुई बिकॉज ऑफ रॉजर स्मेल्ट ऑफ रोजेस, क्योंकि रॉजर गुलाबों जैसा महक रहा था, इसीलिए उसकी मम्मी एंग्री हो गई। अब इसको अगर आप नॉर्मली लीजिएगा, एक 4 साल के बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि रॉजर स्कंक पहले बदबूदार था जिसके वजह से कोई दोस्त नहीं बनता था। अब वो जाके मैजिशियन के पास अपना बदबूदार जो स्मेल था उसको चेंज करा लिया और अच्छा स्मेल करवा लिया, रोजेस वाला स्मेल करा लिया। तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाला बात मम्मी के लिए नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ है। और वही क्वेश्चन है कि क्या प्रॉब्लम है मम्मी को उसके रोजेस वाले स्मेल से, क्यों उसकी मम्मी रोजेस वाले स्मेल से गुस्सा करती है उस पर। तो यहाँ लिखा है कि रॉजर की मम्मी एंग्री हो जाती है क्योंकि रॉजर कैसा स्मेल कर रहा था, रोजेस जैसा स्मेल कर रहा था। शी वॉन्टेड रॉजर टू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक वुड। ये बहुत की सेंटेंस है। वाई का जो क्वेश्चन है ना, ये वाई, यही है उसका की आंसर, की सेंटेंस। इसी को याद रखना है मेनली, क्योंकि वो चाहती थी, रॉजर की मदर चाहती थी कि रॉजर को वैसा ही स्मेल करना चाहिए जो उसका नेचुरल स्मेल है।
ये चाहती थी उसकी मदर कि रॉजर को नेचुरल स्मेल में ही रहना चाहिए, मतलब जो प्रकृति ने प्रदान किया है उस स्मेल में ही रॉजर को, स्कंक को, जैसा एक स्कंक महकता है, जैसा एक स्कंक का स्मेल होता है, वैसा स्मेल रॉजर स्कंक का था, भले वो बैड स्मेल था। तो मम्मी जो है वो चाहती थी कि रॉजर एक स्कंक जैसा महकना चाहिए, शुड स्मेल लाइक अ स्कंक। वो ऑर्डर करती है उसको, बोलती है कि चलो अभी विजार्ड के पास, उस बदमाश विजार्ड के पास अभी चलो। और शी कुड गेट रॉजर्स ओरिजिनल बैड स्मेल बैक। वो उसको विजार्ड के पास क्यों ले जाना चाहती थी? ताकि उसका पुराना बदबूदार स्मेल फिर से वापस दिलवा सके। अब इसको अगर तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, या एक बच्ची, 4 साल की बच्ची जो कहानी सुन रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो तुमको भी लगेगा कि सर ये तो मम्मी गलत कर रही है। बेचारा रॉजर गुलाब वाला स्मेल से कितना उसका दुख दूर हुआ, कितना खुशी मिला उसको, और उसकी मम्मी क्या कर रही है? विजार्ड के पास वापस ले जा करके उसका ओरिजिनल बैड स्मेल वापस ला दे रही है। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, वो एक वर्ड का है, और वो है आइडेंटिटी। ये भी मैंने डिस्कस किया है जब मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा था। आइडेंटिटी मतलब समझते हो ना, पहचान। सभी प्रजातियों का एक पहचान होता है, हर इंसान का एक पहचान होता है, अलग, डिफरेंट। और कितना डिफरेंट होता है आप इंसान के एग्जाम्पल से समझिए अगर, तो हम लोग पूरी दुनिया में, अभी भारत को तो छोड़ो, पूरी दुनिया में हम लोग लगभग 8 अरब इंसान हैं, मोर देन 7 अरब। अरब जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं, अरब खरब समझते हैं ना, करोड़ के बाद 100 करोड़ हो गया तो 1 अरब हो गया। हम लोग का आबादी तो 150 करोड़ है, 1 अरब से ज़्यादा तो हम ही लोग हैं। पूरी दुनिया में मिला करके 7-8 अरब लोग हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि सभी लोगों का, 8 अरब लोगों का अपना अपना आइडेंटिटी है, कोई एक दूसरे जैसा नहीं है। सोच के देख लो, 8 अरब लोगों में किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है। 8 अरब लोगों में किसी का जो आयरिश जो होता है वो मैच नहीं करता है। वी आर सो यूनिक। हम लोग, हर इंसान अपने आप में अपना एक अलग आइडेंटिटी रखते हैं। तो वो जो स्मेल था ना रॉजर का, बैड स्मेल, रॉजर स्कंक का, वो उसका आइडेंटिटी था, पहचान था। और अगर आप अपना पहचान खो देते हैं तो फिर आपकी कोई हैसियत ही नहीं रहती, मतलब आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता है इस दुनिया में। अब जैसे रॉजर स्कंक था, तो स्कंक्स का आइडेंटिटी था बैड स्मेल। अब रॉजर स्कंक करके आ गया रोजेस वाला स्मेल, तो अब वो स्कंक के कैटेगरी में रहेगा? नहीं ना रहेगा, क्योंकि स्कंक तो बैड स्मेलिंग होते हैं, जबकि रॉजर का स्मेल तो रोजेस जैसा हो गया है। तो अपना आइडेंटिटी रॉजर स्कंक खो दिया जब उसने अपना स्मेल चेंज करवाया। और आइडेंटिटी खोना, लूजिंग योर आइडेंटिटी इज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू। आपकी पहचान आपसे छीन ली जाए कि आप हैं कौन, तो आपका एक अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो
मेन की वर्ड और की सेंटेंस इसमें क्या है? की सेंटेंस है कि उसकी मदर गुस्सा हुई जब वो गुलाब के खुशबू के साथ आया घर। गुस्सा इसलिए हुई क्योंकि वो चाहती थी कि रॉजर को एक स्कंक जैसा ही स्मेल करना चाहिए, और वो उसको बोलती है कि चलो अभी तुमको हम लेके चलते हैं उस बदमाश विजार्ड के पास जिसने तुम्हारा स्मेल चेंज किया है। और वो लेके जाती है, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि वो लेके जाती है और उसका स्मेल वापस बैड स्मेल करवा देती है, और विजार्ड को मारती भी है अम्ब्रेला से। हिट विजार्ड विथ हर अम्ब्रेला। जाते वक्त मदर स्कंक एक अम्ब्रेला लेके गई थी, तो वो जा कर के हिट करती है और उसको बोलती है कि इसका जो ओरिजिनल स्मेल है वो वापस लाओ फिर से। तो विजार्ड फिर से उसका ओरिजिनल स्मेल वापस कर देता है। तो ऐसा इसलिए करवाया गया क्योंकि वो स्मेल क्या था? आइडेंटिटी था उसके लिए। और एक रीज़न और ऐड किए हैं यहाँ, एज वेल एज इट वॉज अ टूल टू कीप एनिमीज अवे। ये भी एक रीज़न है कि स्कंक्स के बैड स्मेल से क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे दूसरे क्रिएचर्स जो उनके दुश्मन होते हैं वो उनके नज़दीक नहीं जा पाते उनके बैड स्मेल के वजह से। तो बैड स्मेल क्या है उसके लिए? एक तरफ आइडेंटिटी है मेन, और सेकेंडरी कि ये उनको उनके दुश्मनों से बचाने का एक टूल भी है बैड स्मेल। उनके बैड स्मेल के वजह से उनके जो एनिमीज़ हैं वो उनके नज़दीक नहीं आते। और वो बैड स्मेल रॉजर चेंज करा लिया तो उसकी मम्मी क्या हो गई? एंग्री हो गई। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स इस कैटेगरी में पूछ सकता है ना। अगर लॉन्ग आंसर में पूछ दे तो मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछ दे, वर्ड लिमिट 100 वर्ड का रहे, तो क्या क्या जोड़ेंगे इसमें, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, जो कि हम लोग इसको लॉन्ग आंसर बना देंगे। आंसर यही रहेगा सब में, वह की सेंटेंस यही रहेगा, बस कुछ कुछ ऐड करेंगे। वो तब करेंगे जब मार्क्स बढ़ा दे, मतलब और वर्ड लिमिट बढ़ा दे कि यही वाला क्वेश्चन या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर का पूछ देगा, तो इतना लिखोगे तो 10 नंबर मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो तुम फिर हमको कोसोगे कि सर तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का बताए थे और देखो यहाँ 10 नंबर का पूछ दिया, अब क्या करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ये हिंट देंगे कि इसी टॉपिक को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे जिसमें 100-125 शब्द में लिखना रहे तो क्या क्या ऐड करेंगे और कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।